एक बार बादशाह अकबर के भरे दरबार में एक मेहमान ने प्रवेश किया। यह मेहमान राज्य में अजनबी था। उसने बादशाह अकबर के समक्ष अपना हुनर दिखाने की पेशकश की। बादशाह के हामी भरने के बाद उस व्यक्ति ने अपने अलग अलग भाषा में बोलने का हुनर दरबार में मौजूद सभी को दिखाकर हैरत में डाल दिया। अपने इस हुनर को दिखाने के लिए दरबार में भिन्न भिन्न राज्य से मौजूद व्यक्तियों ने अपनी मातृभाषा में उस व्यक्ति से बातचीत करी, जिसका उत्तर उस व्यक्ति ने उन्हीं के भाषा में दिया। इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने उस व्यक्ति से उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया और कहा, बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि आप मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए, मैं बहुत बेहतर सेवा प्रदान करूंगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने बादशाह से कहा कि बादशाह, मेरा आपके दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों से एक प्रश्न है। मैंने यहाँ मौजूद हर राज्य से आए लोगों से भिन्न भिन्न उनकी भाषा में बात करी। क्या यहाँ कोई मौजूद है जो मेरी मातृभाषा बता सके? यह प्रश्न सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसका उत्तर मालूम नहीं होता। इसका उपहास उड़ाते हुए वह व्यक्ति कहता है कि शायद उसने यह गलत सुन लिया कि बादशाह अकबर के राज्य में दिमागी लोग रहते हैं। यह बात सुनकर बादशाह अकबर का सर शर्म से नीचे झुक गया। अब उनकी आस मात्र बीरबल पर ही थी। बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर देने का वादा अगले दिन दरबार में देने को कहा। उस व्यक्ति को आराम करने के लिए कहा गया। रात को बीरबल ने एक काला कंबल अपने शरीर पर लपेटा और वहां पहुंच गए जहां वह व्यक्ति आराम कर रहा था। काले रंग के कंबल के कारण वह व्यक्ति को बीरबल भूत लगा। वह व्यक्ति डर के कारण अपनी मातृभाषा उड़िया बोलने लगा। उसी वक्त बीरबल ने इस कक्ष में उजाला कर दिया और अपने शरीर से काला कंबल हटाकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तो तुम्हारी मातृभाषा उड़िया है। एक बार किसी बात पर अकबर और बीरबल के बीच तकरार हो गई। बीरबल तुनककर बादशाह के पास से उठकर अपने घर चला आया और अपनी पत्नी से यह कहकर अपने घर से भी कहीं चला गया कि वह एक जरूरी काम से बाहर जा रहा है। घर से निकलने से पहले उसने अपनी पत्नी को पर्याप्त धन दे दिया ताकि उसके पीछे भी उसके घर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। अकबर के दरबार में जब लगातार 3-4 दिनों तक बीरबल नहीं आया, तब अकबर ने उसके घर आदमी भेजा, मगर वह आदमी वहां से इस सूचना के साथ वापस लौटा कि बीरबल किसी काम से राजधानी से बाहर गए हुए हैं और कब लौटेंगे इसकी जानकारी उनके घर के लोगों को नहीं है। यह सूचना मिलने पर अकबर प्रकट रूप में तो शांत रहे, मगर भीतर से बेचैन हो उठे। उन्हें अफसोस होने लगा कि बीरबल पर नाराजगी जाहिर कर अच्छा नहीं किया। बीरबल के बिना दरबार के कामकाज में अकबर का मन नहीं लगता था। बीरबल के रहने पर दरबार हमेशा जीवंत बना रहता था। समय समय पर कहखे लगते रहते थे, मगर अब दरबार में काम तो होता है, पर वह रौनक नहीं रहती जो बीरबल के दरबार में मौजूद रहने से रहा करती थी। अकबर ने अपने गुप्तचरों को हर दिशा में फैला रखा था और उन्हें विश्वास था कि उनके गुप्तचर बीरबल का पता लगा लेंगे, मगर 3-4 माह बीत जाने के बाद भी बीरबल का कोई सुराग हाथ नहीं आया। एक दिन अकबर ने गुप्तचर प्रमुख को बुलाकर धमकाया, तुम्हारे लोग नकारा हैं। वे जब एक व्यक्ति का पता नहीं लगा सके तब उन्हें इस विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि 1 माह के अंदर बीरबल के बारे में जानकारी हासिल नहीं हो पाई तब समझो कि मैं एक की खबर लूंगा। अकबर की इस धमकी के बाद गुप्तचर विभाग ने बीरबल की खोज में अपनी सारी ताकत झोंक दी, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बीरबल का पता नहीं लगा पाया। गुप्तचर विभाग के लोग आतंकित थे कि अकबर अब इस विभाग में भारी फेरबदल कर सकते हैं, मगर अकबर यह समझ रहे थे कि खोज जब बीरबल की हो रही है तब थोड़ी मशक्कत अभी और करनी पड़ेगी।
बीरबल को तो तब तक प्रकट रूप में देखा ही नहीं जा सकता जब तक स्वयं बीरबल नहीं चाहे। अब अकबर स्वयं विचार करने लगे कि बीरबल का पता लगाने के लिए उन्हें कौन सी चाल चलनी चाहिए। उन्होंने स्थितियों का आकलन किया कि राजधानी के चप्पे चप्पे पर गुप्तचरों ने जाल बिछा रखा है। इसका अर्थ हुआ कि यदि बीरबल राजधानी में होता तो कहीं देखा अवश्य जाता, मगर वह कहीं देखा नहीं गया है। इसका एक स्पष्ट अर्थ यह है कि बीरबल कहीं न कहीं किसी गांव में जाकर छुप गया है। तभी उन्हें यह ख्याल भी आया कि बीरबल की गैरमौजूदगी में उसका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा होगा। उन्होंने दूसरे दिन ही 4 माह का वेतन बीरबल के घर भिजवाया, मगर बीरबल की पत्नी ने यह कहते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया कि वे जाते समय घर की जरूरतों की पूर्ति की व्यवस्था करके गए हैं। अभी 1-2 साल तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वे आएंगे तब खुद वेतन आदि लेने का काम कर लेंगे। मैं तो यह सब समझती नहीं, इसलिए इसमें पड़ेंगी भी नहीं। बीरबल की पत्नी के इस खुददारी भरे उत्तर से अकबर ने यह भी समझ लिया कि बीरबल पूरी तैयारी से गया है और जल्दी लौटने वाला नहीं है। अब उन्हें यह चिंता सताने लगी कि यदि बीरबल नहीं लौटा तो क्या होगा। बीरबल तो तेज दिमाग इंसान है। ऐसी मेधा वाले लोग विरल हैं। वह जहां जाएगा उसे चाहने और सम्मान देने वाले लोग मिल जाएंगे और उसकी जरूरतों की पूर्ति होती रहेगी। लेकिन दिल्ली दरबार में उसकी कमी की भरपाई हो जाए, यह मुश्किल है। यह विचार आते ही अकबर कुछ बेचैन हो गए। तभी उन्हें याद आया कि बीरबल बेतुकी और ऊटपटांग बातों का बेतुका और ऊटपटांग जवाब देने में रुचि रखने वाला इंसान है, और वह इस मामले में बादशाह को भी नहीं बख्शता है। बस अकबर को बीरबल की तलाश के लिए एक नया सूत्र मिल गया और वह एक ऊटपटांग बात सोचने में व्यस्त हो गए। दिल्ली दरबार, राजधानी, कस्बों और गांवों में बस एक ही चर्चा हो रही थी कि बादशाह अकबर का दिमाग फिर गया है, वरना वे ऐसी बेतुकी और ऊटपटांग मुनादी नहीं करवा रहे होते। भला कुएं का भी विवाह होता है, भला कुओं को भी आमंत्रण भेजा जाता है, और भला यह भी उम्मीद की जा सकती है कि कस्बे और गांवों के कुएं अपने मालिकों के साथ कुएं के विवाह में शामिल हों। ऐसा तो कभी किसी ने सुना नहीं था। आखिर बादशाह को यह क्या हो गया है? कैसी सनक उन पर सवार हो गई है? दरअसल बादशाह अकबर के आदेश पर राजधानी के आसपास और दूरदराज के कस्बों एवं गांवों में मुनादी कराई जा रही थी। सावन पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में शाही कुएं का विवाह होना तय हुआ है। इस विवाह में शिरकत करने का आमंत्रण बादशाह अकबर की सल्तनत में बसने वाले सभी गांव, कस्बों और शहरों के कुओं को दिया जाता है कि वे अपने मालिकों के साथ शाही कुएं के विवाह में शामिल हों। विवाह में शामिल होने वाले कुएं के मालिक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दी जाएंगी। कुआं रखते हुए भी जो भूस्वामी इस विवाह में कुओं के साथ शिरकत नहीं करेगा, उन्हें अपने कुओं के लिए अलग से शाही खजाने में शुल्क जमा करके रसीद लेनी होगी, नहीं तो वे दंड के भागी बनेंगे। मुनादी में आमंत्रण भी था और ठंडी धमकी भी। जिसने भी मुनादी सुनी वही सत्ते में आ गया। जिनके खेतों या दरवाजे पर कुएं थे, उनके तो डर के मारे हाथ पैर फूलने लगे। किसी ने इससे पहले नहीं सुना था कि कुएं के लिए भी शाही खजाने में रकम भरना पड़ेगा। लेकिन अब स्थिति विचित्र थी, या तो कुएं को शाही कुएं के विवाह में लेकर जाओ या शुल्क भरो। कुएं रखने वाले लोग भागे भागे शाही खजाने के खजांची के पास पहुंचे और कुएं का शुल्क जमा करने की पेशकश करने लगे, मगर खजांची ने उन्हें यह समझाकर भेज दिया कि शुल्क की राशि सावन पूर्णिमा के बाद ही जमा होगी और इसके लिए बादशाह की ओर से फिर मुनादी करा दी जाएगी। अभी वे घर जाएं। बीरबल उस समय राजधानी के निकट के एक गांव के मुखिया का अतिथि बनकर रह रहा था। उसने भी मुनादी सुनी।
उसने मुखिया से कहा, गांव में जितने भी किसान के घर या खेत में कुएं हैं, उन सबको सज-धज कर अपने साथ सावन पूर्णिमा के दिन शाही कुएं के विवाह में शामिल होने के लिए कहिए और इसकी तैयारी में जुट जाइए। बीरबल की इस सलाह पर मुखिया चौंका, किंतु अपने अतिथि के अनेक कारनामे वह 3-4 महीने में देख चुका था, इसलिए उसकी सलाह को मसखरी समझने की भूल उसने नहीं की। बीरबल ने जब मुखिया से पुनः यह बात पूरी संजीदगी के साथ कही तो मुखिया ने सभी कुएं वाले किसानों को सावन पूर्णिमा के दिन शाही कुएं की शादी में शरीक होने की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा। किसान मुखिया का मुंह ताकने लगे। एक ने तो पलटकर कह भी दिया कि जिस तरह बादशाह का दिमाग खराब है, उसी तरह हमारे मुखिया का दिमाग भी चल गया है। मगर मुखिया ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और कहा, तुम लोग तैयारी करो, आगे क्या करना है वह भी मैं बताऊंगा। गांव के किसानों को मुखिया की बात माननी पड़ी। सावन पूर्णिमा के एक दिन पहले मुखिया ने चौपाल में कुओं के स्वामियों को बुलाया। उसने लोगों से बताया कि कुएं वाली समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अपने अतिथि बीरबल को नियुक्त किया है। वही बताएंगे कि कल शाही कुएं के विवाह में हमारे कुएं कैसे जाएंगे। बीरबल ने उन लोगों को समझाया कि कुएं जहां हैं वहीं रहेंगे। हम लोग राजधानी पहुंचकर बादशाह को खबर भेजेंगे कि हमारे कुएं आपकी राजधानी की सीमा पर हैं। अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजें। इससे होगा यह कि बादशाह भी उसी समस्या के शिकार हो जाएंगे जिस समस्या का शिकार आप सब हैं। एक बार आप लोग भली प्रकार समझ लें कि बादशाह इस बात से भली प्रकार अवगत हैं कि कुएं चल नहीं सकते, न उखाड़कर कहीं ले जाए जा सकते हैं। इसी तरह आप लोग भी इस बात से परिचित हैं कि कभी शाही कुएं के विवाह की प्रथा ही नहीं रही है। बादशाह ने यह फरमान जारी कर किसी अप्रकट मकसद की ओर कदम बढ़ाया है। हो सकता है कि वे अपने ग्रामीणों की बुद्धि की परीक्षा ले रहे हों और योग्य व्यक्ति की तलाश के लिए ही यह बेतुकी मुनादी कराई हो। कुछ नानुकर के बाद लोग तैयार हो गए कि वे लोग राजधानी जाएंगे। सावन पूर्णिमा के दिन सभी राजधानी की सरहद पर पहुंच गए। बीरबल ने मुखिया को उनका नेता बनाकर भेजा था और सबको विश्वास दिलाया था कि कोई मुसीबत उत्पन्न होने पर वह उसका निदान अवश्य करेगा। जब अकबर को शाही कुएं के विवाह में शरीक होने के लिए पड़ोस के गांव से कुओं के आने की खबर यह कहते हुए मिली कि आप अपने कुएं भेजें कि वे हमारे कुओं को लिवा ले जाएं, तब अकबर ने अपने 2 खास लोगों को उन ग्रामीणों को बुला लाने के लिए भेजा। अकबर को विश्वास हो गया कि अब बीरबल उसे अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि अकबर समझते थे कि उनकी बेतुकी मुनादी का ऐसा मुंहतोड़ जवाब बीरबल के सिवा कोई और नहीं दे सकता। जब अकबर के दोनों खास लोग ग्रामीणों को लेकर अकबर के पास पहुंचे तब उन्हें देखकर अकबर को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उनमें बीरबल नहीं था। अकबर ने उन लोगों से पूछा कि कुओं को अगवानी के लिए बुलवाने की सलाह उन्हें किसने दी। तब मुखिया ने बताया कि उसके गांव में पिछले 4-5 माह से एक विद्वान व्यक्ति रह रहा है जो ग्रामीणों की समस्याओं के निवारण के अच्छे उपाय जानता है और गरीबों जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उसी व्यक्ति ने यह सलाह दी थी। अकबर ने ग्रामीणों का अच्छा सत्कार किया और फिर अपने चुनिंदा विश्वसनीय व्यक्तियों का एक दस्ता उनके साथ भेजकर आदरपूर्वक उस विद्वान व्यक्ति को बुला लाने का निर्देश दिया। राजधानी के सीमांत पर अकबर स्वयं उस विद्वान की अगवानी के लिए गए और जैसे ही लोगों की भीड़ के बीच चल रहे बीरबल पर उनकी नजर पड़ी तो वे खुद को रोक नहीं पाए और दौड़कर बीरबल के पास पहुंचे और अपने गले से लगा लिया। ग्रामीण आश्चर्य से उन दोनों का यह भावविह्वल मिलन देख रहे थे। दिल्ली की एक सराय में एक दिन 2 मुसाफिर अलग अलग आए और सराय के मालिक से रहने के लिए एक कमरा मांगने लगे। उस समय सराय में केवल एक कमरा ही खाली था। सराय के मालिक ने उन मुसाफिरों से कहा, भैया, कमरा तो एक ही है, इसलिए तुम में से किसी एक को ही कमरा मिल सकता है।
तुम दोनों एक साथ ही सराय में आए हो, इसलिए मैं यह तय नहीं कर सकता कि तुम दोनों में से किसको कमरा मुहैया करूं। अगर तुम में से कोई पहले आया होता तो पहले आया, पहले पाया का निर्णय हो सकता था। अब तुम दोनों ही आपस में तय कर लो कि कमरे में कौन रहेगा। सराय मालिक की यह बात सुनकर दोनों मुसाफिर थोड़ा निराश हुए। उन मुसाफिरों में एक तेली था जो अपने तेल के कारोबार के लिए सरसों और तिल के दाने खरीदने दिल्ली आया हुआ था, तथा दूसरा मुसाफिर कसाई था जो दिल्ली में लगने वाले जानवरों के हाट से भेड़ और बकरे खरीदने के लिए आया हुआ था। तेली को हर हाल में सराय में जगह चाहिए थी, क्योंकि उस समय दिल्ली में तिलहन का बड़ा बाजार लगा हुआ था, जिसमें दूरदराज के किसान सरसों, तीसी, तिल, अरंडी, मूंगफली और ऐसे ही तेल निकाले जा सकने वाले अनाजों के साथ आए हुए थे। दूसरी तरफ कसाई भी सराय में जगह पाने के लिए कमर कस चुका था, क्योंकि जानवरों का यह बाजार दिल्ली में साल में एक बार ही लगा करता था। इस बाजार में बादशाह अकबर भी आते थे। अरबी नस्ल के कई घोड़े बादशाह अकबर ने इसी बाजार से खरीदे थे। जानवरों के इस बाजार में घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे, हिरण आदि भी मिलते थे, तो वहीं गाय, बैल, भैंस, बकरियां, बाछे, भेड़ आदि भी। अरब, अफगानिस्तान जैसे देशों से भी जानवरों के व्यापारी अपने साथ चुनिंदा जानवर लेकर बाजार में बेचने के लिए आते थे। देश के कोने कोने से भी जानवरों के व्यापारियों की इस बाजार में आमद होती थी। कमरे में रहने की जरूरत दोनों मुसाफिरों की एक जैसी थी। सराय का मालिक किसी को भी कमरा देने का फैसला करने से इनकार कर चुका था। दोनों मुसाफिर एक दूसरे को अपनी जरूरत बताकर यह संकेत दे चुके थे कि उन्हें कमरे में रहना ही है। तेली और कसाई दोनों की कशमकश देखकर सराय के मालिक ने उनसे कहा, तुम दोनों इस दिशा में भी सोचो कि क्या तुम दोनों एक ही कमरे में रहकर अपना काम निपटा सकते हो। यदि एक साथ एक कमरे में रहने का फैसला तुम दोनों कर सको तो तुम लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। सोच विचार कर लो और जो निर्णय करो वह मुझे बता दो। तेली और कसाई दोनों को सराय मालिक की यह बात पसंद आई। तेली ने कसाई से कहा, क्यों भाई, मुझे तो तिल की बोरियां खरीदनी हैं और हो सका तो सरसों की भी बोरियां खरीदूंगा। तुम्हें तो तिल और सरसों से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे में मुझसे तुम्हें दुराव की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ भाई, कहते तो तुम ठीक ही हो। मुझे क्या करना है तिल और सरसों का? मैं तो यहाँ से सीधे भेड़ बकरों की मंडी का रुख करूंगा और भाव पट जाए तो 100-200 भेड़ बकरे खरीद कर ले जाऊंगा। हमारे धंधे अलग हैं, हमारी जरूरतें अलग हैं, हमारे बीच व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता भी नहीं है। क्यों न हम लोग एक ही कमरे में ठहर जाएं? रात ही तो गुजारनी है। दिन भर में जानवरों के बाजार में ही घूमता रहूंगा और तुम भी तो तिलहन बेचने वालों के चक्कर में पड़े रहोगे। अच्छा तो यही होगा कि हम दोनों एक ही कमरे में ठहरने के लिए राजी हो जाएं। थकान के कारण मेरी भी हालत खराब है और तुम भी बहुत थके से लग रहे हो। आपस में हुज्जत करने से तो बेहतर यही है कि हम मिलकर कमरा ले लें और चलकर आराम करें। फिर मैं अपने काम में लगूं और तुम अपने काम में लगो। इस तरह तेली और कसाई के बीच सहमति बन गई। सराय के मालिक ने दोनों से शुल्क लेकर उन्हें वह कमरा दिखा दिया जिसमें उन्हें रहना था। तेली और कसाई दूरदराज के गांवों से पैदल चलकर कई दिनों में दिल्ली पहुंचे थे, इसलिए थककर चूर थे। उन दोनों ने बारी बारी से स्नान किया और फिर अपनी अपनी पोटली से रोटी निकालकर खाई। तृप्त हुए फिर बिना एक दूसरे से कोई बात किए कमरे की फर्श पर ही लेट गए और थोड़ी ही देर में दोनों गहरी नींद में डूब गए। दिल्ली में हर साल की तरह पशु मेला लगा हुआ था। इस मेले की प्रतीक्षा राजा, महाराजा, जमींदार आदि भी करते थे, तो किसान और कसाई भी। बादशाह अकबर स्वयं इस मेले की प्रतीक्षा करते थे। मेले में विशेष आकर्षण अरबी घोड़ा और काबुली दुम्बा हुआ करता था।
अकबर इन दोनों जानवरों के शौकीन थे। उनके अस्तबल में जितने भी घोड़े थे उनमें से आधे घोड़े इसी मेले से खरीदे गए थे। सराय में विश्राम करने के बाद जब कसाई जानवरों के बाजार की ओर निकला, उस समय तेली गहरी नींद में डूबा हुआ था। कसाई की नींद पहले खुल गई थी और उसने मन ही मन फैसला किया था कि परदेस में समय गुजारने से कहीं अच्छा है कि जल्द से जल्द अपना काम निपटाकर घर की राह पकड़ ली जाए। ऐसा सोचकर कसाई ने सराय के मालिक से जानवरों के बाजार के बारे में जानकारियां हासिल की और उससे ही जानवरों के बाजार का रास्ता पूछकर वहां चला आया। जिस समय वह पशु मेले में पहुंचा, वहां अजीब सी अफरा-तफरी मची हुई थी। शाही सेना के वर्दीधारी जवान हाथ में भाले तलवार लिए इधर-उधर चौकसी बरत रहे थे। दुकानों में विशेष सज्जा की गई थी, जैसे किसी जश्न की तैयारी हो। कसाई किसी तरह पशु मेले में प्रवेश तो पा गया, मगर वह अरबी घोड़ों वाले क्षेत्र में था और उसे कोई यह नहीं बता रहा था कि भेड़ बकरों के लिए वह किधर जाए। अपनी राह मालूम करने के लिए कसाई एक दुकान से दूसरी दुकान की तरफ मुड़ा ही था कि शाही सैनिकों का एक दस्ता टोटो रास्ता खाली करो कहता हुआ उधर से गुजर गया। मेले की भीड़ में चर्चा होने लगी, बादशाह सलामत पधार रहे हैं। कसाई इस अफरा-तफरी में समझ चुका था कि उसने बहुत गलत समय में पशु मेले में प्रवेश किया है। इतना ही नहीं, उसे इस बात का भी एहसास हो गया था कि पशु मेले में वह गलत दिशा से पहुंचा है, क्योंकि मेले के इस भाग में उसके स्तर के लोग कहीं भी नहीं दिखते। जो भी खरीदार वहां दिखाई देता है वह या तो कहीं का राजा है या जमींदार। कीमती रेशमी वस्त्रों और बेशकीमती पगड़ियों से लैस इन लोगों के स्वागत में दुकानदार पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। कसाई का मन संकोच में डूब रहा था, क्या करे? अब तो आ ही गया है। अभी कसाई अपने मन में मचे ऊहापोह पर काबू भी नहीं पा सका था कि शाही सैनिकों के दस्ते ने आवाज लगाई, बामुलाहिजा, होशियार। भीड़ में सन्नाटा सा छा गया। जो जहां थे वहीं किनारे हो गए और शाही सवारी के लिए जगह छोड़ दी। भीड़ में फुसफुसाहटें उभरी, बादशाह अकबर खुद आए हैं। शायद घोड़ों की खरीद के लिए कसाई के लिए यह सारा दृश्य ऐसा था मानो वह स्वप्नलोक में विचरण कर रहा हो। बादशाह अकबर की सवारी घोड़ों के एक बड़े सौदागर के खेमे के पास रुकी। सौदागर ने बहुत अदब के साथ अकबर की अगवानी की। थोड़ी देर की औपचारिकता निर्वाह के बाद अकबर ने सौदागर से घोड़े दिखाने को कहा। सौदागर के अस्तबल में एक से बढ़कर एक बेमिसाल घोड़े थे। अकबर ने एक काला अरबी घोड़ा पसंद किया और सौदागर से उसे खोल देने के लिए कहा। अकबर स्वयं एक अच्छे घुड़सवार थे। उन्होंने घोड़े के खोले जाने पर उसकी लगाम थामी और उस पर सवारी करने का यत्न करने लगे, लेकिन घोड़ा भड़क गया और बार तोड़कर खुले में आ गया। घोड़े की उछाल के कारण अकबर एक तरफ गिर पड़े और शाही सेना के जवान उन्हें उठाकर सौदागर की बैठक में ले आए। दूसरी तरफ बेकाबू हो चले घोड़े को काबू करने में शाही सेना के सिपाही लगे हुए थे, मगर घोड़ा किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहा था। कसाई अपनी जगह से छुपकर यह सारा माजरा देख रहा था। अचानक घोड़ा सैनिकों की घेराबंदी लांघकर मेले के मुख्य मार्ग की तरफ दौड़ने लगा। कसाई ने आव देखा न ताव और मुख्य मार्ग के एक बार पर चढ़ गया। पलक झपकते ही घोड़ा उधर से गुजरा और कसाई ने बार से घोड़े की पीठ पर छलांग लगा दी। घोड़ा उसे अपनी पीठ से उछालने की कोशिश करता रहा, लेकिन कसाई घोड़े की गर्दन से चिपका उसे थपथपाता रहा। अंततः घोड़ा कसाई की काबू में आ गया। अकबर, सौदागर, शाही सेना के जवान सब कसाई की यह करामात देख रहे थे। कसाई सौदागर के पास पहुंचकर घोड़े से उतर गया और उसकी लगाम सौदागर को थमाते हुए कहा, माफ कीजिएगा, बिना इजाजत मैंने आपके घोड़े की सवारी की है, मगर हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे यह गुस्ताखी करनी पड़ी। सौदागर ने कसाई की बातें सुनी और उससे कहा, भाई,
तुमने तो जो कमाल कर दिखाया है उसके लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। तुम्हें पता नहीं, इस घोड़े पर सवारी करना आसान बात नहीं है। शाही सेना के जवानों ने भी कसाई की दिलेरी की तारीफ की। अकबर ने कसाई को अपने पास बुलाया और उसे शाबाशी देते हुए पूछा, तुम क्या करते हो? कसाई के लिए शहंशाह से रूबरू होने का यह पहला मौका था, इसलिए उसके चेहरे पर खुशी और उत्तेजना के मिलेजुले भाव थे। उसकी आवाज थरथरा रही थी। उसने अपनी कापती आवाज में उत्तर दिया, जहांपना, मैं दिल्ली से 20 मील दूर बसे नरसिंहपुर गांव का निवासी हूं और कसाई का काम करता हूं। भेड़बकरे की खरीद के लिए मैं दिल्ली आया हूं। मेले में भूल से गलत मार्ग से प्रवेश करने के कारण मैं इधर आ गया और घोड़े को भड़ककर दौड़ लगाते देखकर उसे रोकना अपना फर्ज समझा। अब मैं जहांपनाह के सामने हूं। यदि मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है तो मुझे माफ कर दें। कसाई की बात सुनकर अकबर को महसूस हुआ कि कसाई जितना बहादुर इंसान है उतना ही निर्दोष और निष्कपट है। उन्होंने कसाई से कहा, तुम एक अच्छे घुड़सवार हो, तुम चाहो तो तुम्हारी बहाली शाही सेना के घुड़सवार दस्ते में हो सकती है। मगर कसाई को बादशाह का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। उसने अकबर से कहा, जहांपना, नरसिंहपुर एक छोटा सा गांव है। गांव का हर शख्स मेरा अपना है। मेरे गांव की हवा, पेड़ पौधे, नदी सब मेरा इंतजार करते हैं। मैं करने को तो कसाई का काम करता हूं क्योंकि यह मेरा पुश्तैनी धंधा है, मगर मेरा रोम रोम मेरे गांव और वहां के लोगों का ऋणी है। उनसे दूर जाकर जीने की बात तो मैं तसव्वुर में भी नहीं सोच सकता। शाही सेना में चाकरी की बात कैसे सोचूं? मुझ गवार को शाही रुतबे की कोई तलब नहीं है। मुझे माफ कर दें। अकबर को यह कसाई बहुत प्यारा आदमी लगा। उन्होंने उसे अपने गले से मोतियों की माला निकालकर अपने हाथों से पहनाते हुए कहा, मुझे तुम अच्छे इंसान लगे। कभी भी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे सीधे मिल सकते हो। उस दिन कसाई इसी अफरातफरी में भेड़बकरों की खरीदारी नहीं कर पाया और शाम ढलती देख पशु मेले से लौटकर सराय आ गया। सराय पहुंचकर उसने पाया कि तेली अब तक नहीं लौटा था। उसने कमरे में थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर सराय मालिक के पास जाकर बैठ गया। दिन में घटित घटनाएं उसे याद आ रही थीं। बादशाह से अपनी मुलाकात से वह रोमांचित हो रहा था। बेकाबू घोड़े को काबू करने में मिली सफलता की कहानी भी उसके मन में मचल रही थी। वह चाहता था कि कोई उसे मिले जिससे वह दिन भर की दास्तान सुनाए। कसाई ने सराय के मालिक से वहीं 2 रोटी और गोश्त मंगा देने के लिए कहा। दिन भर की भागदौड़ में उसे भोजन की याद भी नहीं रही, जिसके कारण उसे भूख महसूस होने लगी थी। भोजन आ जाने के बाद भोजन करते हुए कसाई ने सराय के मालिक से आज पशु बाजार में घोड़ा भड़कने, उसे काबू करने और बादशाह से अपनी मुलाकात की दास्तान कह सुनाई। सराय मालिक उसकी बातें औपचारिकतावश सुनता रहा, मगर उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। भला शाही सेना के जवान जिस घोड़े को काबू न कर सके हों, उस घोड़े को इस कसाई ने काबू कर लिया। कौन विश्वास करेगा? जब कसाई भोजन कर चुका तब सराय मालिक ने उससे कहा, अब जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो, मुझे और भी काम करने हैं। कसाई थोड़ा उदास तो हुआ, मगर क्या करता। वहां से उठकर वह अपने कमरे में आ गया। मन ही मन सोचता हुआ, विचित्र हैं यहाँ के लोग, किसी के प्रोत्साहन के लिए 2 शब्द बोलना नहीं चाहते। कसाई को कमरे में आए अधिक देर नहीं हुई थी कि तेली भी आ गया। तेली को देखकर कसाई ने महसूस किया कि वह उसमें कोई रुचि नहीं ले रहा है। कसाई ने स्वयं उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। कैसे हो तेली भाई? लगता है तिल और सरसों की खरीदारी तुमने कर ली है। हाँ भाई, बाहर बैलगाड़ी पर तिल और सरसों की बोरियां लदी हुई हैं। ईश्वर की कृपा रही तो कल सुबह एक बैलगाड़ी सामान और पहुंच जाएगा। सामान पहुंचते ही मैं अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। तेली
ने उत्तर दिया। थोड़ी देर के बाद तेली सोने चला गया। मजबूर होकर कसाई भी चटाई बिछाकर लेट गया। सुबह कमरे में खटपट की आवाज से कसाई की नींद खुल गई। उसने बिस्तर पर पड़े पड़े ही अपने आसपास की हलचल से समझ लिया कि तेली अपने सामान बैलगाड़ी पर लदवा रहा है। लेटे लेटे ही कसाई ने चटाई के सिरहाने हाथ रखा तो चौंक पड़ा। वह झटके से उठा और हड़बड़ाकर चटाई हटाई, मगर चटाई के नीचे कुछ भी नहीं था। उसे अच्छी तरह याद था कि सिक्कों से भरी चमड़े की थैली उसने सोने से पहले चटाई के नीचे दबा दी थी। उसी चमड़े की थैली में उसके वे पैसे थे जिनसे आज वह भेड़बकरे खरीद सकता था। थैली के गायब होने से उसके होश फाख्ता हो गए। घबराया और सदमाग्रस्त सा कसाई अपने कमरे से बाहर आया। उस समय तेली गाड़ीवान के साथ मिलकर तिल से भरी एक बोरी बैलगाड़ी पर चढ़ा रहा था। बोरी चढ़ाते समय उसका कुर्ता थोड़ा ऊपर सरक गया था, जिसके कारण कमर से बंधी चमड़े की थैली उघड़कर सामने आ गई थी। चमड़े की उस थैली पर नजर पड़ते ही कसाई चिहुक उठा, अरे चोर! कहता हुआ कसाई तेजी से दौड़ा और तेली कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह तेली के पास पहुंच गया और चमड़े की थैली पकड़कर एक झटके में ही उसे तेली की कमर से निकाल लिया। अचानक सराय का माहौल बदल गया। तेली और कसाई के बीच उस चमड़े की थैली के लिए कहासुनी होने लगी। देखते देखते ही मंजर बदल गया। कसाई और तेली के बीच मारपीट की नौबत आ गई। सराय का मालिक तब तक वहां आ चुका था। उसे इन दोनों की लड़ाई से चिंता होने लगी कि यदि इस तरह माहौल बिगड़ा तो उसके सराय की बदनामी होगी। उसकी सराय में इज्जतदार लोग आते हैं। देश विदेश के सौदागरों के बीच उसकी सराय की विश्वसनीयता है। उसने सराय के खादिमों और खिदमतगारों को निर्देश दिया कि वे जाकर तेली और कसाई दोनों को पकड़कर ले आएं। खादिमों और खिदमतगारों ने ऐसा ही किया। जब तेली और कसाई दोनों ही सराय के मालिक के पास लाए गए, तब सराय के मालिक ने उनसे झगड़े का कारण पूछा। तेली, जो उस समय क्रोध से कांप रहा था, सराय के मालिक द्वारा पूछे जाने पर चीख चीख कर बोलने लगा, यह कसाई बड़ा जालसाज है। निरीह जानवरों की हत्या कर उनके मांस और चमड़े से जीविकोपार्जन करने वाले इस वहशी दरिंदे ने मुझसे मेरे धन की थैली सरेआम लूट ली। उस थैली में मेरे जीवन भर की कमाई है। तेली की बात सुनकर कसाई से भी चुप नहीं रहा गया। उसने भी सराय के मालिक से कहा, यह तेली झूठ बोल रहा है। कल रात मैंने यह थैली अपने सिरहाने रखी थी। सुबह नींद खुली तो पाया कि मेरी थैली नदारद है। मैं थैली तलाशने लगा, लेकिन थैली मुझे कमरे में नहीं मिली। तब मैं थैली की तलाश में बाहर आया। उस समय तेली बैलगाड़ी पर बोरी चढ़ाने में लगा था, जिसके कारण कुर्ते के नीचे कमर से बंधी थैली मुझे दिख गई। यह थैली मेरी है। खरगोश के चमड़े से मैंने खुद ही यह थैली बनाई है। इसमें मेरे साल भर की बचत है, सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों की शक्ल में। यही थैली भर धन लेकर मैं यहाँ भेड़बकरे खरीदने आया हूँ। सराय के मालिक ने दोनों की फरियाद सुनी। उसकी समझ में नहीं आया कि किसकी बात को वह सच माने। तेली का क्रोध उसे इतना स्वाभाविक लग रहा था कि यह मानना कठिन था कि वह झूठ बोल रहा है, और कसाई की दलीलें भी इतनी सटीक थीं कि उसे झूठा कहना मुश्किल था। और उसके सामने अपनी सराय की साख का सवाल था। वह चाहता था कि जिसकी थैली है उसे उसकी थैली मिल जाए, और जिसने थैली हथियाने के लिए मक्कारी की है उसे उसके किए की सजा मिल जाए, ताकि भविष्य में कोई उसकी सराय में रहते हुए इस तरह का जुर्म करने का साहस न कर पाए। अपने सहयोगियों से सलाह-मशवरा करने के बाद सराय के मालिक ने कसाई और तेली दोनों को ही अकबर के दरबार में पेश करने का इरादा कर लिया। उसने अपने सहयोगियों की मदद से उन दोनों की मुश्कें बंधवा दीं और अपने साथ उन्हें लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा।
अकबर ने सराय मालिक की दरख्वास्त मंजूर की और कसाई और तेली को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब कसाई और तेली बादशाह के सामने लाए गए तब कसाई को देखकर अकबर चौंक पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा दिलेर साफ़गो व्यक्ति भी लूट के इल्जाम का शिकार हो सकता है। उन्होंने कसाई को पहले मौका दिया। कसाई ने उन्हें सारी बातें उसी तरह बताईं जिस तरह सराय के मालिक को सुनाई थीं और अंत में कहा, जहांपनाह, मैंने अपनी आमदनी से थोड़ा थोड़ा जोड़कर यह धन इकट्ठा किया है। आप चाहें तो थैली खोलकर देख लें, उसमें तांबे और चांदी के सिक्के भी मिलेंगे। सोने के सिक्के तो कम ही होंगे। इसके बाद अकबर के सामने तेली की पेशी हुई। उसने भी कसाई की तर्ज पर ही पाई पाई जोड़कर पैसे बचाने की कहानी बादशाह को सुना दी। अकबर के सामने यह समस्या थी कि दोनों के बयान एक जैसे थे, उनमें से कौन झूठ बोल रहा है, यह समझ पाना मुश्किल था। अंततः अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उसे इस समस्या के समाधान का आदेश दिया। बीरबल ने सराय के मालिक से कहा, आप सिक्कों सहित चमड़े की थैली राजकोष में जमा कराकर रसीद ले आएं। इस मामले का निपटारा अब आज नहीं कल होगा। अभी मैं तेली और कसाई से अपने कक्ष में बातें करूंगा। बीरबल ने उसी समय सिपाहियों को आदेश दिया कि तेली और कसाई की मुश्कें खोल दी जाएं, क्योंकि जब तक किसी का अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक किसी के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाना उचित नहीं है। बीरबल का यही अंदाज अकबर को पसंद था। काम करने की उसकी यही शैली उसे अन्य दरबारियों से भिन्न बताती थी। बीरबल ने अपने कक्ष में पहले तेली को बुलवाया। उसने तेली को अपने पास बहुत प्यार से बिठाया और उससे कहा, तुम तो बहुत सुलझे हुए व्यवसायी लगते हो, तुम कैसे इस चोरी के इल्जाम में फंस गए? तेली ने समझा कि बीरबल उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ऐसी बातें कर रहा है। उसने कहा, दीवान जी, अब सब आपके हाथ में है। आप चाहेंगे तो मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तेली की बातें सुनकर बीरबल के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने तेली से पूछा, थैली में तुम जो सिक्के डालते थे वह तो तेल बेचते समय जो सिक्के ग्राहकों से मिलते थे उनमें से ही एक दो सिक्के रहते होंगे, है न? जी हाँ दीवान जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा, तेली ने कहा। तब तो ऐसा भी जरूर होता रहा होगा कि तुमने माप से ग्राहक के बर्तन में तेल डाला, उससे पैसे लिए और उनमें से कुछ पैसे गल्ले में डाले और कुछ बचत की दृष्टि से थैली में डाल दिए। ग्राहक और दुकान दोनों पर ध्यान रहने के कारण तुम्हें हाथ का तेल पोंछने की भी याद नहीं रहती होगी, है न? जी हाँ दीवान जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तेली ने फिर हामी भरी। ठीक है, अब जाओ आराम करो। बाहर जो सिपाही हैं वे तुम्हारे आराम की व्यवस्था कर देंगे। बीरबल ने तेली को बाहर भेज दिया और कसाई को बुलवाया। उसने कसाई से भी उसी शैली में सिक्के बचाने की बाबत सवाल किए, मगर कसाई ने बीरबल को उस तरह जवाब नहीं दिए जिस तरह तेली ने दिए थे। उसने बीरबल से बताया, वह मांस और चमड़े बेचने के बाद हिसाब लगाता था कि बचत कितनी हुई, फिर उस बचत में से अपने खर्च की रकम निकाल लेता था और जो बच जाता था उसे इस थैली में डाल देता था। ऐसे भी वह बहुत कम मुनाफा लेकर अपना व्यवसाय करता था, इसलिए बचत भी बहुत कम हुआ करती थी। भी तांबे का सिक्का तो कभी चांदी का सिक्का। हाँ, ईद बकरीद के दिन सोने का सिक्का भी बच जाता था। कसाई की बात सुनने के बाद बीरबल ने कसाई को भी कक्ष से बाहर भेज दिया और राजकोष से सिक्कों सहित चमड़े की थैली मंगा ली। बीरबल ने चमड़े की थैली को उलट पुलट कर गौर से देखा। थैली के मुहाने पर चिक्कट मैल जमा था, मगर तेल चुपड़े होने का कोई संकेत वहां नहीं था। फिर उसने एक बर्तन में गर्म पानी मंगाया और उसमें थैली के सिक्के उलट दिए। थोड़ी देर में सिक्कों से मैल हटकर पानी पर तैरने लगा। पानी में तेल कहीं नहीं दिखा। बीरबल ने पुनः सिक्कों को थैली में डालकर राजकोष में उन्हें जमा करवा दिया और स्वयं अपने घर की राह ली।
दूसरे दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। सारे दरबारी आ चुके थे। बीरबल के आने का इंतजार था। दरबार के रोजमर्रे का काम चल रहा था। कसाई और तेली सिपाहियों के घेरे में एक किनारे खड़े थे। दरबार में थोड़ी हरकत हुई। बीरबल के आने पर प्रायः सभी दरबारी उसकी तरफ देखते जरूर थे। बीरबल ने आसन ग्रहण किया। अकबर का ध्यान कसाई के मसले की ओर कल से ही लगा था, किंतु न्याय की बात थी, इसलिए वह स्वयं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कल सिक्कों से भरी चमड़े की थैली का एक मामला तुम्हें सौंपा गया था, उसका क्या परिणाम निकला जहांपना? सच्चाई अब 2 पल में आपके सामने आ जाएगी, बीरबल ने कहा और पास में खड़े एक सिपाही को संकेत से अपने पास बुलाया। धीरे से उसने सिपाही से कुछ कहा। थोड़ी ही देर में शीशे के एक मर्तबान में पानी लेकर वह सिपाही आया और मर्तबान बीरबल की मेज पर रखकर चला गया। बीरबल ने राजकोष से सिक्कों से भरी चमड़े की थैली मंगाई और थैली को पानी में छोड़ दिया। इसके बाद बीरबल ने कहा, जहांपना, मैंने तेली से बातें की हैं। उसने बताया है कि किस तरह थोड़ा थोड़ा करके उसने ये सिक्के इस थैली में जमा किए हैं। आपसे गुजारिश है कि तेली को यहाँ बुलवा ले ताकि उससे होने वाली पूछताछ आपके सामने हो सके। अकबर ने इशारा किया और सिपाही तेली को लेकर अकबर के करीब पहुंच गए। बीरबल ने फिर कहा, जहांपना, तेली ने तेल सने हाथों से भी इस थैली में सिक्के डाले। पैसे बचाने की धुन में उसे कभी हाथ साफ करने या हथेली में लगे तेल को पोंछने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसा कहते हुए बीरबल ने तेली की तरफ देखा और पूछा, क्यों? मैं ठीक कह रहा हूं न? जी हाँ दीवान साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तेली ने हामी भरी। जहांपना, मैंने इस थैली को पानी में रख दिया है और सभी जानते हैं कि तेल पानी में तैरता है। बार बार तेल सनी हथेली से खोले और बंद किए जाने से इस थैली में बार बार कहीं न कहीं तेल अवश्य लगा होगा। वह तेल बाहर आकर पानी पर तैरेगा और तेली के सच बोलने की गवाही दे देगा। बीरबल के ऐसा कहने पर तेली के चेहरे की रंगत उड़ गई। बीरबल ने थैली के चिक्कट को अंगुलियों से रगड़ना शुरू किया। मैल पानी में फूलकर थैली से अलग होने लगा, जिससे पानी गंदला हो गया, मगर उसमें तेल का अंश बिल्कुल नहीं दिखा। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और देखते ही देखते सिपाहियों ने तेली की मुश्कें चढ़ाकर बांध दीं। अकबर अवाक देख रहे थे। बीरबल ने कहा, जहांपना, यह तेली मक्कार है, झूठ बोलता है। यह थैली इसकी नहीं हो सकती। यह जो धन लेकर आया था उससे एक दिन पहले ही इसने सरसों और तिल की खरीदारी कर ली। रात को यह जब कसाई के साथ कमरे में सोया हुआ था तब ही किसी समय इसकी नजर कसाई की थैली पर पड़ी। कसाई को सोया जानकर इसने उसकी थैली चुरा ली और उसके जगने से पहले ही सराय से निकल जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन इस बीच ही कसाई की नींद खुल गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वह आपके सामने है। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि थैली कसाई की ही है। उसने अभी खरीदारी नहीं की है, जबकि तेली अपनी पूरी खरीदारी कर चुका है। ऐसे में उसके पास इतना धन बचे रहने का कोई कारण ही नहीं है। बीरबल की व्याख्या सुनकर तेली घबरा गया और जब बीरबल ने सिपाहियों को निर्देश दिया कि सच उगलवाने के लिए तेली को कोड़े लगाए जाए तो तेली टूट गया और अपना अपराध कबूल कर लिया। अकबर ने कसाई को उसकी सिक्कों भरी थैली लौटा दी और तेली को कारागार में डाल देने का निर्देश दिया। कसाई ने जब अकबर का आदेश सुना तब बोला, जहांपना, मैंने इस शख्स के साथ जीवन के कुछ अच्छे पल बिताए हैं। उन पलों का वास्ता देकर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसे कारागार में न डालें। इसके घर पर इसके बीवी बच्चे मुंतजिर होंगे कि तेली अब लौटता ही होगा। इसके नहीं लौटने पर उन पर क्या बीतेगी, जरा सोचें।
मेरी गुजारिश है कि इसे सुधरने का मौका दें। कसाई की बातें सुनकर अकबर पिघल गए और उन्होंने तेली को फटकार लगाकर रिहा कर दिया। दीपावली की तैयारियां जोरों पर थीं। बीरबल भी अन्य लोगों की तरह अपने घर की सफाई में व्यस्त था। घर के कचरों बाड़ों की सफाई करते हुए उसे एक बहुत पुरानी तलवार मिली। तलवार की मूठ पर बेहद आकर्षक मीनाकारी की गई थी, मगर तलवार में जगह जगह जंग लगा हुआ था। यह तलवार संभवतः बीरबल के पुरखों की थी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों होते हुए बीरबल तक पहुंची थी। तलवार की बदहाली देखकर बीरबल ने सोचा कि यदि यह तलवार बादशाह को भेंट कर दी जाए तब हो सकता है कि प्राचीन तलवार देखकर वे इसे अपने अजायब घर में स्थान दें। अपने घर में बीरबल उस तलवार की कोई उपयोगिता नहीं देख रहा था। उसे आशंका भी थी कि यदि इसी तरह यह तलवार घर में पड़ी रही तो किसी दिन इसे कबाड़ के साथ फेंका भी जा सकता है। जंग लगी तलवार को बीरबल ने अच्छी तरह देखा, उसकी यथासंभव सफाई की और दीपावली से 2 दिन पूर्व उसे लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बीरबल को एक प्राचीन तलवार के साथ आया देख अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हाथ में एक प्राचीन तलवार देख रहा हूं। क्या कोई खास बात है इस तलवार में? अवश्य जहांपना, इस तलवार में अवश्य ही कोई खास बात है, नहीं तो इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ होता। अभी तो यह तलवार इसलिए खास है कि इसमें आप रुचि दिखा रहे हैं और इसके प्रति जिज्ञासाएं कर रहे हैं, बीरबल ने कहा। अकबर का ध्यान सचमुच तलवार पर अटका हुआ था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बातें अच्छी कर लेते हो, लाओ जरा मैं देखूं तुम्हारी तलवार। बीरबल ने अकबर के हाथों में तलवार दे दी। अकबर ने तलवार को भली भांति उलट पुलट कर देखा, फिर तलवार की मूठ की बनावट और उस पर की गई मीनाकारी को ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, बीरबल, कम से कम 150 वर्ष पुरानी है यह तलवार। ऐसी मीनाकारी करने वाले अब नहीं मिलते। निश्चित रूप से ऐतिहासिक महत्व की है यह तलवार। इसे संभाल कर रखना। ऐसा कहकर अकबर ने तलवार फिर से बीरबल के हाथ में थमा दी। बीरबल अब उस तलवार को आश्चर्य से देख रहा था। कभी वह अकबर के हाथ की ओर देख रहा था और कभी उस प्राचीन तलवार को। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। बीरबल को इस तरह आश्चर्य में डूबा देखकर अकबर ने बीरबल से कहा, क्या बात है बीरबल, तुम इतने अचरज से मेरे हाथ और उस तलवार को क्यों देख रहे हो? जहांपना, आज धनतेरस का दिन है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सदा अपनी प्रजा के हित के लिए चिंता करने वाले राजा का हाथ धनतेरस के दिन पारसमणि सदृश हो जाता है। पारसमणि के बारे में कहा जाता है कि इसके संपर्क में आने से लोहा भी सोने में तब्दील हो जाता है। आलीजा, मैं भी धनतेरस के दिन बहुत हसरतों के साथ इस पुरानी तलवार के साथ आपके पास आया था। मुझे उम्मीद थी कि आप अवश्य इस तलवार को अपने हाथ में लेंगे, और मेरी उम्मीद के अनुरूप आपने इस तलवार को अपने हाथ में लिया भी। मगर मेरे लिए हैरत की बात है कि आपके जैसे प्रजापालक के हाथ में जाकर भी यह तलवार लोहे की तलवार ही रही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस तलवार के लोहे में कोई ऐब है या आपके प्रजाहित चिंतक होने में। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, लाओ अपनी तलवार एक बार फिर मुझे दो। बीरबल ने अकबर को फिर से तलवार थमा दी। अकबर ने उसी समय एक सिपाही को भेजकर अपने खजांची को बुलवाया। खजांची को उन्होंने आदेश दिया कि तलवार की तौल का सोना निकाल लाए और तलवार को शाही अजायब घर में जमा करा दिया जाए। खजांची बीरबल की तलवार लेकर चला गया और थोड़ी देर बाद वह एक थैली स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। अकबर ने वह थैली खजांची से लेकर बीरबल को सौंप दी। थैली लेकर बीरबल ने बादशाह से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ग्रंथों में लिखी गई बात आज सच प्रमाणित हुई है। मेरी तलवार सोने में बदल गई।